दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और यहाँ पे हम एमएसटी सीईटी का ऐसा कोर्स आपको दे रहे हैं जो कि कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा। और हमारा जो कोर्स है वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से 10 टाइम ग्रेटर अच्छा है। ठीक है, कैसा? बिकॉज हमने यहाँ पे सबसे पहले बेसिक वीडियोज लिया है, उसके बाद PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, एंड देन एडवांस क्वेश्चन। ये तीनों मिला के हम 3000 MCQ की प्रैक्टिस आपकी ले रहे हैं। विद इसके साथ हमने टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी किया है। मतलब टॉपिक को एक्सप्लेन करके 3000 MCQ की प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करवाएगा पूरे यूट्यूब के ऊपर। ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है और आप वीडियोस तो देख ही रहे हो, आपको पता है कि कैसा डीप में आपको सिखाया जा रहा है। बिकॉज मेरा एक ही टारगेट है कि आपको 90 से अबव मार्क्स मिलने चाहिए इसके अंदर, 100 आउट ऑफ में से बायोलॉजी के अंदर। तो ऐसा वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप ये वीडियोस को देखते हो। तो बेसिक वीडियोस डाल रहे हैं, PYQ क्वेश्चंस अभी हम डाल रहे हैं, मतलब 3 चैप्टर्स के हो गए हैं। ओके, एंड एडवांस क्वेश्चंस आपको एक ही बार मिलेंगे जो कि होंगे 500 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके ऊपर हमारी टीम वर्क कर रही है, तो वो भी जल्दी आपको मिलेंगे। तो यह है हमारा बेसिक वीडियो, इसका पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 8 का, जो कि है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। फॉर मोर वीडियोज गो इन डिस्क्रिप्शन। देन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, देर किसी बात की है, आपको पैसे नहीं लग रहे, फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है। जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे 6000 स्टूडेंट ज्वाइंड है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज के ऊपर MST CET और उसके बाद क्लास 12 बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स के पिक्चर्स है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक चीजें देखेंगे। इट्स नॉट बेसिक, ये तो थोड़ा कंपेयर में अगर करेंगे इसको तो बेसिक नहीं है ये, वैसे तो डिटेल है लेकिन देखेंगे। ओके, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको पता है कि जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेट होता है कहाँ से कहाँ? पूरे बॉडी के अंदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किससे बनती है? ये बनती है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल से। ओके, एक तो इसके अंदर ब्लड होगा, सेकंड होगा हार्ट। हार्ट क्यों होगा? बिकॉज हार्ट क्या करता है? पंपिंग एक्शन प्रोवाइड कर, पंपिंग एक्शन, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी का ब्लड है वो हार्ट तक आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पंप होता है हमारा हार्ट, तो उसके बाद हार्ट से फिर बॉडी तक पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ हार्ट। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और जो बहता है एक जगह से दूसरी जगह तक वो होता है हमारा ब्लड, है कि नहीं? वो कौन सा है? वो ब्लड है। एंड जहां से, जिसके अंदर से वो बहता है, जिसके अंदर से वो फ्लो होता है, वो होता है हमारा ब्लड वेसल्स। मतलब ये तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बनता है लिम्फ। लिम्फ क्या है? तो फिर जैसा ब्लड केमिकल सब्सटेंस है वैसा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ केमिकल सब्सटेंस है। उसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब लिम्फ को ट्रांसफर करने वाली कैपिलरी। कैपिलरी क्या करती है? ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करती है। यहाँ पे ये कैसी है कैपिलरी? कौन सी है? लिम्फेटिक कैपिलरी। मतलब ये किसको ट्रांसफर कराएगी? लिम्फ को ट्रांसफर कराएगी। एंड उसके बाद है लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो इतने सारे चीजों से बनेगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। किससे? लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। ओके, तो ये 4 चीजों से बनता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? देखो, लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो क्या करता है? देखो, ये 2 सेल है, 2 के बीच में, सेल के बीच में जो ऐसा जगह रहता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। मतलब सेल को छोड़ के जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इसके अंदर क्या होता है? हमारा लिम्फ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ओके, जहां से वो क्या करता है? एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। ओके, ये एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल से बाहर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको वो कलेक्ट करता है, वो ब्लड के अंदर वो वापस उसको डाल देता है। यह है इसका काम, इसका लिम्फेटिक सिस्टम का, कि जो 2 सेल के बीच में टिश्यू के
बीच में टिश्यू के आजू बाजू में जो फ्लूइड होता है, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है, उसको वो ब्लड के अंदर वापस डालता है, ठीक है, ताकि वो फिर से रीयूज हो सके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। एंड इसका और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इट सर्व एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो अभी देखो, अगर ब्लड से किसी सब्सटेंस को हमको टिश्यू तक पहुंचाना है, तो एक मीडियम है कि अगर वो लिम्फ के साथ साथ जाएगा तो वो ब्लड से टिश्यू तक पहुंच सकता है, या फिर टिश्यू का एक आधा सब्सटेंस केमिकल वो अगर हमको ब्लड के अंदर पहुंचाना है, तो वो क्या करेंगे, ब्लड के अंदर अगर पहुंचाना होगा तो टिश्यू से ब्लड तक कौन जाता है, लिम्फ जाता है, तो उसके साथ साथ वो केमिकल जा सकता है। मतलब इट सर्व एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब वो एक मीडियम है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मीडियम होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम होता है, क्या कहेंगे उसको, लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, ये पूरा इंफॉर्मेशन है अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम 99% इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। सबसे पहला देखेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड है सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटिंग मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड। एंड ये कनेक्टिव टिश्यू है इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, सो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो ब्लड है वो क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। देन अगर स्टडी करेंगे हम ब्लड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। बिकॉज हिम मतलब होता है ब्लड एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, तो हिमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। एंड इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसका पीएच कितना होता है पता है आपको, 7.4 होता है। 7.4 किसका पीएच होता है, किसका, ब्लड का पीएच होता है। ओके, एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में। देन सेकंड जो कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हार्ट। जो हार्ट है वो होता है हॉलो। हॉलो मतलब क्या, कि अंदर से पूरा वो एम्प्टी होता है। क्यों एम्प्टी होता है? बिकॉज उसके अंदर जो ब्लड जाना चाहिए ना, उसके अंदर ब्लड जाके थोड़ा 1-2 सेकंड रुकता है, उसके बाद वो अगेन ऑरिकल में, वेंट्रिकल में जाता है। तो इसका मतलब क्या, कि वो अंदर से हॉलो होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। मस्कुलार्स मतलब वो मसल से बनता है। कोनिकल ऑर्गन, ऐसा कोन के जैसा इसका क्या होता है, शेप होता है, ऐसा कोन के जैसा। ओके, एंड डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, और ये मेसोडर्म से बना है। तो मेसोडर्म क्या है, जब किसी एनिमल की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चालू होती है, तब उसके अंदर 3 लेयर्स फॉर्म होते हैं। एक होता है इक्टोडर्म, ओके, इक्टोडर्म। उसके बाद देन मिडल में होता है मेसोडर्म, एंड जो अंदर होता है वो होता है एंडोडर्म। तो ये तीनों लेयर फिर बाद में ऑर्गन्स बनाते हैं वो एनिमल के। तो जो हार्ट है हमारा, वो किससे डेवलप होता है, तो मेसोडर्म से डेवलप होता है। ये ध्यान में रखना। ओके, मेसोडर्म कब फॉर्म होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। ओके, सो ये आपको क्लियरली समझना है यहाँ पे हार्ट के अंदर। उसके बाद जो हार्ट है वो ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर का होता है। तो हार्ट 4 चैम्बर का मतलब क्या, कि वहां पे 4 कंपार्टमेंट रहेंगे, ऊपर के 2 ऑरिकल्स, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। तो किसी किसी प्लान एनिमल्स के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, किसी के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, और जो हम है ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से 2 एट्रिया मतलब ऑरिकल्स, एट्रिया मतलब ही ऑरिकल्स, एंड 2 वेंट्रिकल्स मतलब ही हम इसको ऑट्रिया भी बोलते हैं, एंड वेंट्रिकल्स। ओके, 2 ऑरिकल्स रहेंगे, 2 वेंट्रिकल्स रहेंगे। क्लियर है? तो ये है हमारा हार्ट के बारे में। और हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम में। कहाँ पे, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या है, कि 2 लंग्स के बीच में, 2 लंग्स के बीच में जो जगह होता है, उसको जो स्पेस होता है, उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं, और वहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। सो हमारा हार्ट तो हो गया, ब्लड भी हो गया। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स। सो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आर्टरीज, देन होता है वेन, एंड देन होता है कैपिलरीज। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। तो आर्टरीज क्या करती है, कैपिलरीज क्या करती है, वेन क्या करती है, सभी पढ़ेंगे। जो आर्टरीज होती है हमारी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैरी करना मतलब क्या, कि उसको उसके अंदर से वो बहता है। वेन के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और आर्टरीज के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर आर्टरीज थिक वॉल, मतलब इसके अंदर जो वॉल लेयर होती है उसकी थिक होती है। मस्कुलर मतलब मसल से बनी है। एंड इलास्टिक वेसल, इलास्टिक वेसल्स है कि नहीं, इलास्टिक, जो कि थोड़ा स्ट्रेच हो सकती है, उसका साइज वो कम घटा बढ़ा सकती है, मतलब है इलास्टिक वेसल्स। एंड कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का काम क्या होता है, देखो, एक है हमारा हार्ट यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि इजीली समझा सकूं। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हार्ट होगा। ओके, तो समझ लो ये हमारा हार्ट है। तो जो हार्ट है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, या आर्टरीज का काम क्या होता है, कि ब्लड को वो हार्ट से दूर ले जाता है, वो होता है आर्टरीज।
वो कौन होता है, आर्टरीज। और वेन का क्या काम होता है, कैरिंग ब्लड टुवर्ड द हार्ट। हार्ट तक जो पाइपलाइंस, मतलब हम पाइपलाइंस ही बोल सकते हैं वेन्स को, हार्ट तक जो पाइपलाइन लाती है ब्लड वो होती है वेन्स, और जो पाइपलाइन हार्ट से ब्लड को दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है वो होती है आर्टरीज। तो ऐसा आर्टरीज ही क्यों ऑर्गन्स को, सॉरी, आर्टरीज ही क्यों ब्लड को हार्ट के दूर ले जाती है, और वेन्स ही क्यों ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है। तो ये ध्यान में रखना है, बिकॉज जो आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ आएगा, इसलिए DO2, और वो कौन कैरी करता है, वेन कैरी करता है, तो वेन ही लाएगा ना ब्लड को हार्ट की तरफ। एंड उसके बाद अगर प्यूरिफाई हो जाएगा फिर बाद में वो लंग्स की तरफ जाएगा और अगेन हार्ट में आएगा, तो फिर हार्ट से जो प्यूरिफाइड ब्लड है हमारा, ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है तो उसको वो ट्रांसफर करेगा पूरे बॉडी के ऊपर, वो कौन होगा, आर्टरीज होगा। क्लियर है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाइल जो वेन होता है इसकी वॉल थिन होती है, ये कैसा होता है, थिन वॉल। ओके, इसकी वॉल कैसी होती है, थिन, मतलब कम लेयर, उसकी ज्यादा थिकनेस नहीं होती। ये नॉन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं होते, एंड फिब्रस वेसल्स होते, कैसे, फिब्रस मतलब फाइबर से बने हुए, एंड कैरिंग ब्लड टुवर्ड द हार्ट। तो ये तो आपको पता ही है, तो ये क्लियरली आपको समझ के लेना है। देन नेक्स्ट में जो कैपिलरीज है वो है लास्ट वाला जो हमारा ब्लड वेसल का टाइप, जो कि है टीनी है। ये टीनी मतलब छोटी, टीनी वेसल्स मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। ओके, मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। व्हाट इज मीन बाय स्क्वामस इपिथेलियम, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे सिंगल सिंगल सेल ऐसे अटैच होती है और ऐसी फ्लैट लेयर जो बनती है, उस फ्लैट लेयर को हम स्क्वामस इपिथेलियम बोलते हैं। और ये कैपिलरी जो है वो स्क्वामस इपिथेलियम से लेयर के बनती है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट। अभी देखो इसका क्या काम है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंस है वो एक्सचेंज होते हैं, ब्लड एंड टिश्यू, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज करने का काम करते हैं हमारे कैपिलरीज। एक्सचेंज मतलब क्या, कि ब्लड के टिश्यू, ब्लड के सॉरी ब्लड का न्यूट्रिएंट टिश्यू तक पहुंचाना, ओके, उसके बाद टिश्यू के एक्सक्रीट प्रोडक्ट ब्लड तक लाना, ऐसा सभी न्यूट्रिएंट का गैसेस, न्यूट्रिएंट गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस का क्या होता है, पूरा एक्सचेंज इवेंट होता है। एंड टेक्स प्लेस थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरी, वो कहाँ से होता है, वॉल ऑफ कैपिलरी, मतलब ये हमारी कैपिलरी है तो उसके वॉल से, ओके, सीधा वो वॉल से अंदर जाएंगे, ये ध्यान में रखना, वॉल ऑफ कैपिलरी। क्लियर है, तो ये पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया। इसके अंदर क्या बचा है अभी, ब्लड, ब्लड के अंदर का प्लाज्मा बचा है। ओके, सो ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है कार्पस्कल्स। तो प्लाज्मा यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट वाला पार्ट है, उसके बाद ये सेकंड जो कि ब्लड कार्पस्कल्स है वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है। ओके, सो जो प्लाज्मा है ये ऐसा सब्सटेंस है जो कलर, जो हमारा ब्लड के अंदर कंपोजिशन होता है इसका 55%, कितना, 55%। ओके, एंड ये स्ट्रॉ कलर है, कैसा, स्ट्रॉ के जैसा, एंड स्लाइटली कैसा है, अल्कलाइन, अल्कलाइन। ओके, अल्कलाइन मतलब क्या है, इसका pH 7 से थोड़ा ज्यादा है। ओके, एंड ये कैसा है, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड मतलब क्या, कि वो ज्यादा फ्लो नहीं होता, ओके, मतलब सेमी सॉलिड विस्कस फ्लूइड, एंड विच फॉर्म्स 55% ऑफ ब्लड, ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है, इसका वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एंड इट कंटेन, इसके अंदर ज्यादा होता है वाटर, 90 to 92% वाटर होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। 8 to 10% इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं, एंड 7% इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। क्लियर है, तो ये हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ये सीधा इसका कंपोजिशन एंड इसके अंदर क्या क्या होता है। मेनली इसके अंदर वाटर कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एमएससीसीटी के अंदर। तो वाटर कितना होता है, 92%, 90 एंड 92%, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ये है हमारा प्लाज्मा। अब देखते हैं कार्पस्कल्स। जो ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं वो बनते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं स्पेशली। अभी प्लाज्मा कितने परसेंट होता है आपको पता है, प्लाज्मा 55% होता है, प्लाज्मा ब्लड के अंदर 55% होता है। तो कार्पस्कल्स बचे हुए कितने परसेंट रहेंगे, 45%, ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज है। ओके, उसके बाद ये ब्लड कार्पस्कल्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आरबीसी, देन होता है डब्ल्यूबीसी, देन होता है प्लेटलेट। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी में अगेन 2 टाइप गिरते हैं इसके, एक होता है अग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकंड होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पस्कल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ओके, एंड प्लेटलेट उसका सीधा सीधा नेम है, ये उसको शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं,
आरबीसी को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसके और में नेम है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो जो आरबीसी होता है मतलब इरिथ्रोसाइट्स, ये कैसा होता है, सर्कुलर, मतलब ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका। बाय कॉन्वेव मतलब दोनों टाइप से, दोनों बाजू से देखो ऐसा बाहर निकला हुआ, मतलब बाय कॉन्केव। एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर ऐसा लेयर नहीं होता, मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके। एंड सेल्स कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। सो आपको एमएससी के अंदर ऐसा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कार्पस्कल्स हैज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन से ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए आरबीसी। आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। और ऐसा पूछा कि विच ऑफ द विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो आंसर आना चाहिए हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन होने के कारण जो हमारी आरबीसी होती है वो रेड कलर की होती है। ओके, इसलिए वो रेड कलर की होती है। तो ये है हमारा आरबीसी के बारे में थोड़ा ऊपर की इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है ये होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता डब्ल्यूबीसी का। ओके, कलरलेस। ये न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर लेयर होता है। अमोवाइड होता है, अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर। एंड फाइगोसाइटिक सेल होता है। फाइगोसाइटिक मतलब क्या, तो फाइगोसाइटिक मतलब इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे सेल को खा सकता है सीधा। ओके, ऐसी सेल जो दूसरे सेल को खा सकती है। ओके, या फिर जो बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस है, जो हम हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको ये डब्ल्यूबीसी सीधा क्या करती है, खा लेती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइगोसाइटिक इन नेचर। ओके, तो आपको वैसा भी पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कार्पस्कल्स इज फाइगोसाइटिक इन नेचर, तो कौन सा होगा फाइगोसाइटिक इन नेचर, डब्ल्यूबीसी। ओके, ऐसा। उसके बाद देन नेक्स्ट है प्लेटलेट। प्लेटलेट है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ब्लड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। बिकॉज प्लेटलेट आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है प्लेटलेट। क्लियर है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, राउंड होता है एंड बाय कॉन्वेक्स होता है। ओके, देखो बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव का मीनिंग कैसा होता है, बाहर निकला हुआ। एंड कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है पता है आपको, अंदर अंदर गया हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, मतलब ये दोनों तरफ से थोड़ा अंदर आया हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स। एंड बाय कॉनकेव, समझ में आएगा, बाय कॉनकेव बाहर निकला हुआ। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे प्लेटलेट के अंदर। देन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और ये प्लेटलेट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रोसेस के अंदर, जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। ये पार्ट नंबर 4 के अंदर हम देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये किसके अंदर देखना है हमको, पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से, ब्लड क्लॉटिंग पूरा डिटेल में प्रोसेस है। तो ये हो गया थोड़ा ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में। अभी जो ब्लड कार्पस्कल्स है इसका काउंट देखते हैं। काउंट मतलब क्या होता है, काउंट, काउंट मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर कितने होते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंट। ओके, तो देखो अगर ये ब्लड काउंट आपको पता है, तो किसी अगर आपका ब्लड का रिपोर्ट आया है तो आप इजीली बता दोगे कि कौन सी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बढ़ी है, कौन सी सेल घट गई है, कम हो गई है, ये आप बता दोगे बिकॉज ऑफ अगर आपको ब्लड कार्पस्कल्स का क्या पता है, काउंट पता है। तो आरबीसी जो होता है वो होता है 5.1 टू 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। कितने होते हैं, 5.1 टू 5.8 मिलियन। मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है कि नहीं। तो उस तरीके से यहाँ पे इतने प्रेजेंट रहेंगे। ये नीचे वाला फिर क्या है, 4.3 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो देखो ऊपर का जो काउंट दिया गया है वो है मेल्स के लिए, ऊपर का जो काउंट दिया गया है वो किन के अंदर होता है, मेल्स के अंदर। एंड नीचे का जो होता है वो होता है फीमेल्स के अंदर। ओके, नीचे का जो होता है वो होता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर थोड़ा सेल्स जो है वो कम रहती है एज कंपेयर टू मेल। देन डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 5000 टू 11000, ये टी मतलब 1000 है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड प्लेटलेट होता है 2.5 टू 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्लियर में समझ में आ गया, ये तीनों चीजें, इसका काउंट है, सीधा सीधा ध्यान में रखना है। अब जो आरबीसी इसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। लाइफ स्पैन मतलब क्या, कि वो कितने दिन तक जिंदा रहती है, वो है उसका लाइफ स्पैन। ओके, तो जो आरबीसी होता है वो 120 डेज की इसकी लाइफ स्पैन होती है। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका 13 से 20। ओके, 13 से 20 मतलब 13 टू 20 डेज का लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसी का। एंड प्लेटलेट का होता है 3 टू 7 डेज, मतलब सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है, प्लेटलेट का होता है, और सबसे ज्यादा आरबीसी का, जो कि है 120 डेज का। ध्यान में रखना। उसके बाद
ये नीचे दिए गए जो नाम है ये प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप बोलो मत। तो सबसे पहला इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है? तो देखो, इरेथ्रोपोइसिस मतलब द प्रोसेस इन विच आरबीसी इज फॉर्म और इरेथ्रोसाइट्स इज फॉर्म। बिकॉज आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और जो हमारा प्लेटलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। ये थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, थ्रम्बोसाइट्स मतलब ये होता है हमारा प्लेटलेट। ल्यूकोसाइट्स मतलब ये होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। और इरिथ्रोसाइट्स ही मतलब होता है हमारा आरबीसी। तो जिस प्रोसेस के अंदर आरबीसी बन रहा है, मतलब इरिथ्रोसाइट्स बन रहा है, उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। अब जिस प्रोसेस के अंदर हमारा डब्ल्यूबीसी बन रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। है कि नहीं? है कि नहीं? इजी। उसके बाद जिस प्रोसेस के अंदर हमारा थ्रम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट बन रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? कहेंगे thrombopoiesis. Okay, मतलब the process in which platelet is formed, the process of formation of platelet is known as thrombopoiesis. The process of formation of WBC or leukocytes known as leukopoiesis, and the process of formation of erythrocytes मतलब RBC is known as erythropoiesis. क्लियर है? फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है? वो फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड में है ल्यूकोपेनिया, पॉलीसीथेमिया एंड थ्रोम्बोपेनिया। तो पॉलीसीथेमिया क्या होता है? जिस प्रोसेस के अंदर द प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स इज गेट इंक्रीज। जिस प्रोसेस के अंदर इरेथ्रोसाइट्स का नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसीथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसीथेमिया। जिस प्रोसेस के अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। और अगर जिस प्रोसेस के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स बढ़ जाते हैं, द प्रोसेस इन विच थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट गेट इंक्रीजेस नोन एज thrombopenia. Process of increasing in number of platelet known as thrombopenia. Process of increasing number of WBC known as leukopenia. लेकिन ये थोड़ा अलग आपको लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो इरेथ्रोपेनिया होना चाहिए, आप बोलेंगे यहाँ पे इरेथ्रोपेनिया होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? बिकॉज ध्यान में रखना है, ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल मतलब क्या कि ये थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या है? थोड़ा एक्सेप्शन। ओके, इसको वैसे ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वाली प्रोसेस क्या है? कौन सी होती है? द प्रोसेस इन विच आरबीसी इज डिक्रीज। ओके, जिसके अंदर क्या होता है? नंबर जो आरबीसी का होता है वो डिक्रीज हो जाता है। द प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ आरबीसी इज डिक्रीज, उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं उसको? इरेथ्रोसाइटोपेनिया, जिसके अंदर वो कम घट जाता है। ओके, देन डब्ल्यूबीसी उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। एंड अगर प्लेटलेट कम हो रहा है, घट रहा है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपेनिया होना चाहिए, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस ही है। क्यों? बिकॉज ये क्या है? एक्सेप्शन है, ये वाला और ये वाला। ये इसके अगर ऐसा ट्रेंड देखेंगे तो उसका नाम अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग है। ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन वाले नेम आपको ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस डालते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है सभी की, जिसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है एक प्रोसेस पहली, जिस दूसरे प्रोसेस के अंदर बढ़ रहे हैं नंबर, और तीसरे प्रोसेस के अंदर वो घट रहे हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं? ओके, ये जो प्लेटलेट है ये इसके अंदर सीधा है, इसके अंदर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके अंदर थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपेनिया, लेकिन यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस है। ओके, ल्यूकोसाइटोपेनिया होना चाहिए, तो उसके जगह पे ल्यूकोसाइटोसिस है। यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस और उसके बाद इरिथ्रोपेनिया होना चाहिए, तो पॉलीसीथेमिया है। एंड इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ये तो सीधा एज इट इज है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर। देन डब्ल्यूबीसी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, सेकंड होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। सो व्हाट इज मीन बाय ग्रैन्युलोसाइट्स? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर दो टाइप क्यों गिरे हैं? बिकॉज एक सेल थी हमारी जिसके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल्स दिख रहे थे, इसलिए उसका नाम गिर गया ग्रैन्युलोसाइट्स। सेकंड अग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब मतलब अब्सेंट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, वो हो गया अग्रैन्युलोसाइट्स। क्लियर है? अग्रैन्युलोसाइट्स जो कितने परसेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में? वो होते हैं 28%। हाउ मच परसेंट? 28। तो उसी तरीके से ये रिमेनिंग रहेंगे, वो कितने रहेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स? 82%। कितने रहेंगे? 82%। ओके, बहुत ज्यादा इजी है, 82%। 82%। तो ये क्लियरली समझ में आ गया हमको ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स।
इसका नाम क्यों गिरा है? बिकॉज इसके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह। ओके, जैसा हम यहाँ पे देखो चाय बनाने के लिए जो शक्कर यूज करते हैं, जो उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो उसी तरीके से ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर शो होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जिसके अंदर नहीं शो होते उसको अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर क्या है, इसको अल्सो क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसको है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ध्यान में रखना, उसका स्ट्रक्चर है पीएमएन। पीएमएन मतलब क्या होता है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, मार्फो मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का, जिसके अंदर न्यूक्लियस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग होता है। नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस ऐसा सीधा राउंडेड होता है, लेकिन इसके अंदर वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर शो करता है। वो कैसा अलग शो करता है स्ट्रक्चर, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए हम उसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो यह है पीएमएन। देन पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मतलब ग्रेनुलोसाइट्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। तो एसिडोफिल्स को हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, ये उसका और में नेम है। इसका परसेंटेज जान लेते हैं। न्यूट्रोफिल होता है 70%, बेसोफिल्स रहता है 0.1 to 1%, एसिडोफिल्स रहता है 1 to 3%। ओके, ये इसके परसेंटेज है डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स के। ओके, देन ये जो इसका काम है, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, इसका एक ही काम है कि पैथोजन को ये डिस्ट्रॉय करता है। बाहर से आने वाले जो पैथोजन होते हैं, बाहर से आने वाले डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, उसको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स का काम क्या होता है कि जब एलर्जी हो जाती है हमको किसी चीज से, तब ये हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं बेसोफिल्स। ओके, एंड उस चीज को वो कंट्रोल करते हैं। एंड एसिडोफिल्स, ये इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला सब्सटेंस। तो डी मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जहरीले सब्सटेंस, अगर हमारे बॉडी के अंदर जहर फैल गया है तो उसको हमारे बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, जहर को खत्म करने के लिए प्रोसेस होती है डिटॉक्सिफिकेशन, वो विद द हेल्प ऑफ एसिडोफिल्स होती है, एसिडोफिल्स। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स है। अभी देखेंगे अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर 2 है, एक है लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड है मोनोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होता है 25 to 30% एंड मोनोसाइट्स होता है 3 to 5%। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी पर क्या है, यह है डिसीज रेजिस्टिंग कैपेसिटी, डिसीज को दूर रहने के लिए जो मदद करती है, डिसीज को हमारे से दूर रखने के लिए जो मदद करती है, जो कैपेसिटी होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो होती है इम्यूनिटी, डिसीज को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी। एंड ये मोनोसाइट का क्या काम है, ये है मैक्रोफेजेस। इसको हम स्कैवेंजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स का मीनिंग क्या होता है, साफ सफाई करने वाला। तो मोनोसाइट्स क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्या है, बाहर से आने वाली सब्सटेंस है, जो भी अदर हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में जिसका काम नहीं है, उसको ये सीधा खा लेते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर साफ सफाई करते हैं, इसलिए हम इसको स्कैवेंजर कहते हैं। ओके, ये है मैक्रोफेगस। इसके अंदर दूसरे सेल को, जो अदर इंपॉर्टेंट सेल नहीं है, जो हमारे अंदर काम के नहीं है, उसको खाने की कैपेसिटी होता है, जिसको हम फाइगोसाइटिक इन नेचर कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको ऑर्गेनुलोसाइट्स के अंदर। अभी देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये जो तीनों दिए गए हमको, ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है। क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स। यहाँ पे देखो इसके साइटोप्लाज्म में आपको थोड़ा ग्रेन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम इसको ग्रेन्युलोसाइट्स कह रहे हैं। अभी ये जो हम देख रहे हैं, ये दोनों, ये क्या है, यह है अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स, तो ये अग्रेन्युलोसाइट्स है बिकॉज इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस का शेप देखो, यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो यहाँ पे इसके अंदर लोब है। लोब मतलब क्या कि ऐसा आउटग्रोथ, इसका न्यूक्लियस देखो, ये फर्स्ट वाला लोब, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, मतलब एक क्या है, मल्टी लोब। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी लोब। मल्टी लोब मतलब 2 से ज्यादा लोब होते हैं इसके अंदर, वो होता है मल्टी लोब। आपको ऐसा पूछेंगे कि कौन से डब्ल्यूबीसी के अंदर मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, तो वहां पे आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद पूछेंगे आपको कि कौन से डब्ल्यूबीसी के अंदर क्वामा शेप्ड न्यूक्लियस होता है, तो उसका आंसर होगा बेसोफिल। उसके बाद ऐसा पूछेंगे कि कौन से सेल के अंदर डब्ल्यूबीसी के,
ओके, कौन से डब्ल्यूबीसी के टाइप के अंदर क्या होता है, बायलोब्ड, मतलब कि दो लोब्ड होते हैं, दो लोब का न्यूक्लियस बनता है, उसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का बायलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे, यूओसिनोफिल। उसका आंसर क्या होगा, यूओसिनोफिल मतलब एसिडोफिल। ओके, तो इस तरीके से। उसके बाद लिम्फोसाइट में कैसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू सेल बड़ा होता है, यहाँ पे देखो एज कंपेयर टू सेल इसका साइज बड़ा है न्यूक्लियस का, तो वो आएगा हमारा यहाँ पे लार्जर न्यूक्लियस। ओके, लार्जर न्यूक्लियस वो आएगा लिम्फोसाइट्स के अंदर। और जिस सेल के अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, किडनी देखो आप किडनी के जैसा न्यूक्लियस है इसका, किडनी शेप न्यूक्लियस, वो होता है मोनोसिट, वो होता है मोनोसिट। अब ये यहाँ पे जो 5 हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप है, ओके, यहाँ पे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसिट्स एंड मोनोसिट्स, इसके हर एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग अलग बातें हैं, और इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। इसमें से आपको 100% एक या फिर 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। क्लियर है? इसके परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, या फिर इसके न्यूक्लियस के शेप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है मतलब बहुत बार पूछा भी गया है पास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। अब देखते हैं हम इसके ऊपर के एमसीक्यू। तो देखो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, द नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन अडल्ट मेल इज मिलियन पर क्यूबिक एमएम एंड दैट इन फीमेल इज, तो इसका काउंट बताया गया है। ओके, आरबीसी का, तो वो कौन सा है, वो है 5.1 टू 5.8 मेल के अंदर एंड 4.3 टू 5.2 फीमेल के अंदर। ओके, इसका काउंट होता है। ये तो सीधा सीधा काउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर है 2, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज। सीधा कितना होता है, 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस के अंदर आरबीसी बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरेथ्रोपोइसिस है कि नहीं, कितना इजी सवाल है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर है 4, ब्लैंक स्पेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेटिकुलोसाइट्स। सो कौन रेटिकुलोसाइट से बनते हैं। ओके, सो ध्यान में रखना आप कि यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल है, ये जो है आरबीसी, आरबीसी रेटिकुलोसाइट से बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 5, द इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन ऑफ द फीटस इज। ओके, सो यहाँ पे आंसर सबसे पहला है पैनक्रियाज, देन है स्प्लीन, देन है लीवर, देन है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या है, सो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। मतलब क्या, लीवर एंड स्प्लीन ये दोनों के अंदर क्या होता है, ये फीटस का इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन होता है। ओके, फीटस का इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। देन क्वेश्चन नंबर है 6, इन अडल्ट ब्लैंक इज द मेन साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस के अंदर आरबीसी फॉर्म हो रहे हैं, आरबीसी फॉर्म हो रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर आरबीसी बन रहे हैं, तो जो आरबीसी है वो कहाँ पे बनते हैं, उस साइड, वो साइड कौन सी होती है, वो लिम्फ नोड होती है, बोन मैरो में होते हैं, लिम्फ में या फिर लीवर में। तो इसका आंसर है बोन मैरो। ध्यान में रखना, जो आरबीसी बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस फिर कहाँ पे होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। देन क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक स्पेस इज और आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या लगता है। ओके, उसके अंदर लगता है विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। मतलब ये ऑल ऑफ दिस सभी इसको लगेंगे आरबीसी का प्रोडक्शन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए। देन 8, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड। ओके, जो आरबीसी इंक्रीज होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हीमोमैच्योर कहेंगे, ल्यूकोपेनिया कहेंगे, एनीमिया या फिर पॉलीसिथीमिया। तो इसका आंसर क्या है, पॉलीसिथीमिया। क्या है, पॉलीसिथीमिया। ओके, ये एक्सेप्शन वाला था इसलिए। ओके, वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। देन क्वेश्चन नंबर है 9, स्प्लीन इज रेफर्ड टू एज। जो स्प्लीन है वो रेफर्ड होता है एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, देन गैवार्ड ऑफ आरबीसी, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी एंड स्टोर्ड हाउस ऑफ आरबीसी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, गैवार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको, स्प्लीन। ओके, आरबीसी के अंडर काम करने वाला। देन क्वेश्चन नंबर है 10, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस के अंदर आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इरेथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। इरेथ्रोसाइटोपेनिया, देखो यहाँ पे इरेथ्रोसाइटोपेनिया, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं।
देन नेक्स्ट में द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी सेल, वो क्या करता है? जो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है वो किडनी प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है? क्या होता है? सबसे पहला है मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, देन ट्रांसपोर्ट्स रिक्वायर्ड रेस्पिरेटरी गैसेस, स्टिमुलेट द बोन मैरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा स्टिमुलेट द बोन मैरो फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि वो आरबीसी का प्रोडक्शन कर सके। कौन? इरिथ्रोपोइटिन। ओके, मतलब इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? इरिथ्रोपोइटिन ये क्या है? एक हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है। और ये हार्मोन किसको क्या करता है? हेल्प। ये करता है किसको हेल्प करता है? बोन मैरो को। बोन मैरो को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और बोन मैरो स्टिमुलेट हो गया तो उससे क्या बनेंगे? फिर आरबीसी बनेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करने का काम करता है इरिथ्रोपोइटिन, और फिर बोन मैरो क्या बनाते हैं? आरबीसी बनाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, इरिथ्रोसाइट्स कंटेन एंजाइम। इरिथ्रोसाइट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? कार्बोनिक अनहाइड्रेस, देन bilirubin, then carbonic acid reductase and carboxylase oxidase। तो इसका आंसर है गाइस ए, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ये एंजाइम होता है इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 13, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है किससे? अल्बुमिन, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखो, ल्यूकोसाइट्स का मीनिंग क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। एंड थ्रोम्बोसाइट्स का क्या होता है? प्लेटलेट। और ये जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी ट्रांसफर करता है, आरबीसी। यहाँ पे इसकी जगह पे इरिथ्रोसाइट्स भी आया तो भी आंसर करेक्ट होगा, है कि नहीं? तो ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 14, द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड कार्पस्कल्स इन द ब्लड इज। मेन फंक्शन कौन सा होता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स का? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि वो ब्लड को कैरी करता है, उसके अंदर पिगमेंट भी होता है रेस्पिरेटरी जो कि हीमोग्लोबिन। लेकिन मेन फंक्शन कौन सा होता है? तो जो मेन फंक्शन है वो है इसका ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना बॉडी सेल से एंड CO2 अवे फ्रॉम द सेल। ओके, ऑक्सीजन को सेल तक लाना और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अवे ले जाना, ये इसका काम होता है मेन आरबीसी का। देन क्वेश्चन नंबर है 15, क्या है? हीमोटोक्रिट। हीमोटोक्रिट ये क्या है? इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, is the ratio of hemoglobin in males to the hemoglobin in females, and is the abnormal count of hemoglobin, and last वाला is the same for men and women। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, is the ratio of the volume of RBC to the volume of blood। मतलब रेशियो आरबीसी का वॉल्यूम का रेशियो किसके साथ? ब्लड के साथ। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हीमोक्रिट। ओके, हीमोक्रिट मतलब ब्लड के रेशियो के साथ आरबीसी का रेशियो क्या करना? उसको क्या करना? कंपेयर करना वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को, वो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो, उसको हम क्या बोलेंगे? हीमेटोक्रिट। क्वेश्चन नंबर 16, ईच इरिथ्रोसाइट्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक स्पेस मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। इरिथ्रोसाइट के अंदर कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल रहते हैं? ओके, बताओ। ये तो जनरल नॉलेज टाइप है। वो है 270 मिलियन। ओके, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल रहते हैं एक इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर है 70, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट इन अडल्ट मेल इज। अडल्ट मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल? ओके, बताओ। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। वो है 14 to 17 ग्राम डिजॉल्व, ओके, पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर हमारे पास 100 ml का ब्लड है, कितना ml? 100 ml का ब्लड है, तो ये ब्लड के अंदर कितना ml होना चाहिए हमारा हीमोग्लोबिन? वो होना चाहिए 14 to 17 ग्राम, वो 17 ग्राम। ओके, सो ये ध्यान में रखना आपको, ये ग्राम के अंदर 14 to 17 ग्राम अगर 100 ml ब्लड के अंदर मिला तो समझो वो नॉर्मल लेवल है। उससे ज़्यादा मिला तो वो नॉर्मल लेवल नहीं है, कम मिला तो भी नॉर्मल लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इन फीमेल्स द नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट इज। फीमेल के अंदर कितना होता है? अभी आपको पता है मेल के अंदर कितना होता है? 14 to 17। तो फिर फीमेल के अंदर थोड़ा कम होगा, वो कौन सा होगा? 13 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है अपना 19, द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द मॉलिक्यूल ऑफ O2। कितने? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है? तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर है 20, एनीमिया इज ड्यू टू। जो एनीमिया है वो किससे होता है?
लेस नंबर ऑफ आरबीसी, लेस काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो बताओ। ये जो है सबसे पहला तो ये आरबीसी कम होने के बाद, एंड सेकंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो वो कैसा होता है, एनीमिया। एनीमिया, ओके। इसके अंदर क्या होता है, ये डिसीज है, एक एनीमिया डिसीज है। एनीमिया के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 21, क्या कहता है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस ग्लोबिन चेन्स। कितने ग्लोबिन चेन से ये बनता है हीमोग्लोबिन, तो बताओ। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ कितने ग्लोबिन चेन से बनता है, ये 4 से बनता है। ओके, 4, यहाँ पे क्या होगा 4 ग्लोबिन चेन्स। देन क्वेश्चन नंबर है 22 हीमोग्लोबिन शोज प्रेजेंस ऑफ। हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अल्फा चेन एंड कितने बीटा चेन होते हैं, तो ध्यान में रखना हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होते हैं। ओके, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देन क्वेश्चन नंबर है 23, ईच हीम ग्रुप कैन कैरी blank space O2 molecule and thus the hemoglobin molecule can carry blank space O2 forming oxyhemoglobin। देखो, हीम मॉलिक्यूल कितने कैरी करता है, ऑक्सीजन, एंड उसके बाद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने कैरी करता है, तो जो हीम मॉलिक्यूल होता है वो कैरी कितने करता है, वो 1 कैरी करता है, एंड जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो 4 O2 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, तो ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है 24, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स आर आल्सो कॉल्ड एज। व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस आर द कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड अमोबॉइड सेल लार्जर देन द आरबीसी। तो आरबीसी से लार्जर होते हैं, अमोबॉइड होते हैं, अमोबॉइड सेल अमीबा के जैसा, एंड कलरलेस होता है, तो वो कौन होता है, तो वो होता है ल्यूकोसाइट्स, वो होता है ल्यूकोसाइट्स। तो ध्यान में रखना, आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होते, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूक्लिएटेड नहीं होता, ये सर्कुलर होता है एंड बाय कॉन्केव होता है, ये बाय कॉन्वेक्स होता है। ओके, एंड ये जो होता है ये होता है अमीबाइक शेप, अमीबा के जैसा शेप इसका होता है डब्ल्यूबीसी का। ओके, एंड ये न्यूक्लिएटेड होता है और ये कलरलेस भी होता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये गाइज यहाँ पे वीडियो अपना खत्म होता है, पार्ट नंबर 3। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के साथ मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।